चलो शुरू कर लेते हैं। जो भी बाकी होंगे वो साथ के साथ में ज्वाइन करते जाएंगे। दिस इज अ न्यू टॉपिक दैट हैज बीन एडेड इन योर सिलेबस दिस ईयर। तो ये जो ऊपर के वर्डिंग्स लिखी हैं, राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ, गिवन मैप, चार्ट, रिपोर्ट और लाइन ग्राफ एक्सेट्रा। तो LTS एग्जाम में आता है, जो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, विच इज यूज्ड बाय foreign universities for admitting non-English speaking students from non-English speaking countries. तो अगर आगे चल के let's say you need to take an admission in MBA in some other country, तो उसमें ये वाला एग्जाम देना होता है। तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आइडियली एक ग्राफ दिया होगा या कोई भी रिपोर्ट दी होगी, कोई डेटा दिया होगा, तो उसको एनालाइज करके आपको एक छोटी सी रिपोर्ट लिखनी है, एंड दैट रिपोर्ट इज गोइंग टू बी ऑफ अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। और इस क्वेश्चन के भी 10 मार्क्स होंगे आपके। तो while writing the report you need to focus on 3 things. First, introducing the graph or the report whatever is given, writing an overview about it, and then in detail explaining whatever is being shown in that graph or report. So basically we'll be making 3 paragraphs out of this, ताकि properly structure हो जाए। तो इसमें भी याद रखना है, paragraph 1 2 3 नहीं लिखना है। you just need to straight away write down whatever is being shown in the graph. तो आपकी स्क्रीन पे ही देखोगे तो there is a graph about consumption of fast food by Australian teenagers. तो इस ग्राफ को पहले हम एनालाइज कर लेते हैं। ग्राफ में क्या दिया हुआ है, हाउ कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड हैज चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ 25 years। 1975 से 2000 तक ऑस्ट्रेलियन टीनेजर्स जो हैं वो उनका कंजम्पशन पैटर्न विद रिस्पेक्ट टू फास्ट फूड किस तरीके से चेंज हुआ है। और जो वाई एक्सिस है उसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ टाइम्स ईटन पर ईयर। आइटम है वो कितनी बार एक साल में खाया गया है। वाई एक्सिस पे आपका ईयर दिया हुआ है। कलर कोडिंग की हुई है। ब्लू कलर इज फॉर पिज्जा, यहाँ पर है। देन रेड कलर इज फॉर फिश एंड चिप्स, ग्रीन कलर इज फॉर हैमबर्गर्स। तो अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो पहले फिश एंड चिप्स को देखते हैं हम। फिश एंड चिप्स में क्या हो रहा है कि in 1975 it was consumed 100 times an year। उसके बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ at in around 1980s, लेकिन वो वापस से होने लगा था 1985 तक, वापस से इंक्रीज होने लगा था। लेकिन 1985 से 2000 तक there has been a steady decline कि कंजम्पशन रिड्यूस होता गया है। मतलब टीनेजर्स की प्रायोरिटी रिड्यूस होती गई है। दे स्टॉप्ड ईटिंग फिशेस एंड चिप्स रेगुलरली, और कंजम्पशन उसका रिड्यूस होके अबाउट 38 to 39 टाइम्स एन ईयर हो गया है। बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, लेकिन 38 to 39 टाइम्स, जहां 25 साल पहले दे यूज्ड टू ईट ओवर 100 टाइम्स पर ईयर, वो रिड्यूस होकर 38 to 39 टाइम्स रह गया है। उसी ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ यू आर गोइंग टू लुक एट the consumption of pizza and hamburgers, pizza is shown by the blue line। तो दोनों के दोनों कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रहे हैं टिल अबाउट 1995। और 1995 से 2000 तक जो ग्रोथ है वो स्टेडी, वो फ्लैटन हो गई है कि ग्रोथ और ग्रो नहीं कर रहा है। जो कंजम्पशन है वो स्टैग्नेंट हो गया है ऑफ पिज्जा। और हैमबर्गर्स में थोड़ा बहुत इंक्रीज है, लेकिन उसको भी रिलेटिवली स्टैग्नेंट ही कह सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्राफ विच यू शुड बी एबल टू एनालाइज। अब यही जो हमने ऑब्जर्व किया है यही वर्ड्स में लिखना है बस। तो while introducing the graph using just 1 or 2 lines, 1 or 2 sentences, और उसमें ग्राफ में ओवरऑल क्या दिया हुआ है वो मेंशन कर देंगे।
तो एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखा है हमने, द लाइन ग्राफ कंपेयर्स द फास्ट फूड कंजम्पशन ऑफ टीनेजर्स इन ऑस्ट्रेलिया बिटवीन 1975 एंड 2000, अ पीरियड ऑफ 25 years। तो पूरा जो ग्राफ है उसमें एक्चुअली क्या दिखाया जा रहा है, बस वही, इसमें कोई स्पेसिफिक हमें मेंशन नहीं करना है, स्पेसिफिक इज गोइंग टू बी मेंशन्ड आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद में द सेकंड पॉइंट वाज टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ द ग्राफ। ओवरव्यू देने के लिए हम जनरल ट्रेंड बात करेंगे कि जनरल ट्रेंड किस चीज का है। तो जनरल ट्रेंड क्या है, द कंजम्पशन ऑफ फिशेस एंड चिप्स इज डिक्लाइनिंग over the period of 25 years, and at the same time the consumption of pizza and hamburgers is increasing। तो नेक्स्ट वाली लाइन में जो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ होगा उसमें हम बस ये मेंशन कर देंगे। इसमें भी इस लाइन में भी सिर्फ ओवरऑल हम ट्रेंड दे रहे हैं, वी डोंट हैव टू गिव एनी डिटेल एज सच। तो एक ऑप्शन रहता है, क्योंकि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन, तो ये तो या तो सेकंड पैराग्राफ में डाल सकते हो या थर्ड पैराग्राफ में, आफ्टर गिविंग द डिटेल्स यू कैन ऐड दीज लाइंस। तो अभी जो फॉर्मेट हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें सेकंड में डाल रहे हैं बस। तो यही लिखकर कर दिया कि ओवरऑल द कंजम्पशन ऑफ फिश एंड चिप्स डिक्लाइंड ओवर द पीरियड, whereas the amount of pizza and hamburgers that were eaten increased। इसके बाद में हम स्पेसिफिक डिटेल्स में जा रहे हैं कि जो निटिग्रिटीज हैं ऑफ द ग्राफ, जो डेटा है हम उसको भी मेंशन करेंगे और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे अबाउट द ग्राफ। तो इसका जो एग्जांपल है, in 1975 the most popular fast food was with Australian teenagers was fish and chips, being eaten 100 times a year। This was far higher than pizzas and hamburgers, which were consumed approximately 5 times a year। तो ऊपर वापस से जाकर देख लो। देखो, initially the consumption of fish and chips in 1975 was over 100 times, और यहाँ पर about 5 to 10 के बीच में रेंज कर रहा है। Pizzas are being consumed about 5 times that year, and the consumption of hamburgers is slightly higher, तो about 10 times कह सकते हो। However, apart from a brief rise again from 1980 to 85, the consumption of fish chips gradually declined over the 25-year time scale। तो वही जो शुरुआत में मैंने एक्सप्लेन किया था, only that is being। और जो के बाद में एक और पैराग्राफ है उसमें इसी का ही डिटेल, और पहले में तो हमने मेंशन कर दिया कि किस तरीके से जो फिश और चिप्स की कंजम्पशन थी वो इनिशियली डिक्लाइन किया और वापस से इंक्रीज किया। तो इसके बाद में जो ट्रेंड है वो फिश का कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन करने का है, और जो पिज्जाज और हैमबर्गर्स का है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करने का है। तो बस वही हमने मेंशन किया हुआ है। तो दिस फाइल हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड विद यू पीपल ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो जो भी आपका क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो इट इज गोइंग टू गिव वन सच ग्राफ। जो ये फाइनल आंसर है वो इस तरीके से लिखना है, जो ऊपर एक्सप्लेन किया है वैसे नहीं लिखना। तो जो फाइनल आंसर होगा आपका इस तरीके से होगा, ऊपर ग्राफ आपका जैसे मेंशन किया हुआ है, यू विल बी ड्राइंग द ग्राफ, और नीचे एक्सप्लेनेशन आपने दे दिया। The word limit has to be between 150 to 200 words। इसको काउंट किया तो यहाँ पर टोटल 194 वर्ड्स आ रहे थे हमारे। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? सर जो ग्राफ का बताया था वो बता दो एक बार। क्या आपका क्या जानना है आपको? जो फर्स्ट पॉइंट बताया था ना वो। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो लिखना है हमें। यस सर। देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ओवरऑल लिखना है ग्राफ के बारे में, ग्राफ है किस चीज के बारे में। तो अगर हेडिंग भी देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड बाय ऑस्ट्रेलियन टीनेजर्स। ऑब्जर्व करता जाओ मोटा मोटा, अगर आप एक नजर में देखते हो
इस ग्राफ में आपको क्या नजर आता है? आपको बाय ऑस्ट्रेलियन नजर आता है। यहाँ पर पर ईयर, और यहाँ पर नजर आता है ईयर। आपको ईयर कौन सा है? 1975 से 2000 तक का है। तो दिस इज द पीरियड ऑफ 25 इयर्स। तो अब ये जो ऑब्जर्वेशन है, मेन 3 चीजें जो हमने ऑब्जर्व किए हैं, अब इसको हम सिर्फ वर्ड्स में लिख देते हैं, 1 से 2 लाइन के बीच में। तो क्या लिख दिया हमने? द लाइन ग्राफ कंपेयर्स द फास्ट फूड कंजम्पशन ऑफ टीनेजर्स इन ऑस्ट्रेलिया between 1975 and 2000, a period of 25 years. अब इसको मैं चाहूँ एक लाइन और ऐड कर दूं कि it also shows the number of times a particular fast food was eaten by the teenagers. तो बस यही मेंशन किया जाएगा फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में आपका ओवरऑल क्या ट्रेंड आ रहा है, किस तरीके से कौन सी कंजम्पशन नीचे जा रही है, कौन सी ऊपर आ रही है, ओवरऑल बताना है विदाउट गिविंग डिटेल्स। फिर थर्ड पैराग्राफ ऑनवर्ड आप डिटेल में एक्सप्लेन करोगे किस तरीके से कौन सा ट्रेंड नीचे जा रहा है, कौन सा ऊपर जा रहा है, विद फैक्ट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द लाइन ग्राफ। अभी आगे समझे? यस सर। और किसी को कोई डाउट है? तो हम क्वेश्चन पूरी तरह जाएं, अगर किसी को डाउट है तो। अभी ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और लिखना आपको खुद ही होगा। तो क्वेश्चन क्या है? द पाई चार्ट शोज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड the pie chart shows the electricity generated in Germany and France from all other sources and renewables in the year 2009. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons wherever relevant. So again you have to write a paragraph by observing the pie chart that has been given. तो पहले में हमने लाइन ग्राफ किया था, लाइन ग्राफ ऑब्जर्व किया था, इसमें हम पाई चार्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन जर्मनी इन द ईयर 2009 और फ्रांस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द ईयर 2009 को डिपिक्ट किया हुआ है। क्या क्या डिपिक्ट किया हुआ है? एक तो कन्वेंशनल सोर्सेज में जो ऑल सोर्सेज हैं वो दिखाया हुआ है, और रिन्यूएबल सोर्सेज का है वो दिखाया हुआ है। तो जो पहले वाला पाई चार्ट है दोनों का, ऊपर वाला जर्मनी का है, नीचे वाला फ्रांस का है। जो पहले वाले पाई चार्ट में है उसमें सारे के सारे सोर्सेज का शो कर रखा है, दैट इज कन्वेंशनल, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर और रिन्यूएबल पावर। वही चीज नीचे भी है, न्यूक्लियर पावर हो गया, कन्वेंशनल, थर्मल एंड रिन्यूएबल पावर। और स्पेसिफिकली फिर रिन्यूएबल को एक्सपैंड करके एक और पाई चार्ट शो किया हुआ है कि रिन्यूएबल में के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हैं। जर्मनी में बायोमास, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड, सोलर और जियोथर्मल। सेम चीज यहाँ पर भी फ्रांस के में भी एक्सप्लेन की गई है। इसके साथ में जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जनरेशन इन Germany in the year 2009 was 560 billion kilowatt hour. वही फ्रांस में 510 बिलियन किलोवाट आवर था। तो अभी जब हम इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखेंगे तो we'll be writing about we'll be introducing the pie charts in general. तो क्या लिख सकते हैं कि the pie charts show the electricity generation in Germany and France in the year 2009 from conventional, thermal, nuclear and renewable sources, as well as it also shows the bifurcation of different renewable energy sources. तो सिर्फ इतना हमारा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हो जाएगा। अगर कुछ इसमें कोई भी हमें फैक्ट फिगर डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जनरल
जो सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें हम ओवरव्यू दे रहे होंगे। तो ओवरव्यू में अगर जर्मनी का देख रहे हो तो जर्मनी में कन्वेंशनल थर्मल सबसे ज्यादा प्रोड्यूस जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट इज अबाउट 59.6%। और जो फ्रांस में है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। रेन्यूएबल्स का देखो तो लगभग बराबर सा है, 17% और 13% है। तो ओवरऑल क्या है, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन जर्मनी इज डोमिनेटेड बाय कन्वेंशनल थर्मल generation, and the contribution of nuclear energy and renewables is relatively smaller. On the other hand, the electricity generation in France is dominated by nuclear energy, और जो contribution of conventional thermal and renewables is quite less. उसके बाद में जब डिटेल में जाने जाओगे तब आप फिगर्स भी मेंशन कर रहे होगे डेटा कि कन्वेंशनल थर्मल का 59.6 है एज कंपेयर टू द 10.3% इन केस ऑफ फ्रांस। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑलमोस्ट ट्रिपल। एनालिसिस दिखाना है आपको तो सीधा का सीधा क्या है, डेटा एज इट इज नहीं लिखोगे, अभी एनालाइज कर रहे हो तो 23% ऑफ न्यूक्लियर जर्मनी में 23% is contributed by nuclear energy, and in case of France 76%, so that is more than 3 times. So you'll be mentioning that in case of France the nuclear energy contributes at almost thrice as compared to what nuclear energy contributes in Germany. एक बार जब हमने ये पाई चार्ट ये थर्ड पैराग्राफ में ये वाले डिस्कस कर लिए, देन वी विल बी मूविंग ऑन टू रेन्यूएबल्स कि रेन्यूएबल में किसका कंट्रीब्यूशन किस में ज्यादा है। तो इन केस ऑफ जर्मनी द कंट्रीब्यूशन इज मोर इन केस ऑफ बायोमास एंड विंड, तो अप्रोक्सीमेटली 36-37 के आसपास में जा रहा है ये, तो 36 ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है बायोमास और विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन। और उसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी है, सोलर भी है, जो रिलेटिवली स्मॉलर प्रोपोर्शन में है। ऑन द कॉन्ट्ररी ये अगर जर्मनी का देख रहे हो तो जर्मनी का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेज इज क्वाइट बैलेंस्ड, कि अलग अलग सोर्सेज का ठीक ठाक सा प्रोपोर्शन है, एक्सेप्ट फॉर जियोथर्मल। जियोथर्मल बिल्कुल यूज नहीं हो रहा है, उसके अलावा डिसेंट प्रोपोर्शन है विच इज डोमिनेटेड बाय विंड एंड बायोमास। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी ठीक ठाक प्रोपोर्शन है, लेकिन अगर फ्रांस में देखते हैं तो इट इज प्रीडोमिनेटेड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की 80% हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ही है। उसके बाद में जो कुछ भी छोटा 20% बच जाता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल अदर सेक्टर्स, कि विंड का 10% है, बायोमास का ये है। तो जैसे पहले वाले में किया था उसी तरीके से हमें थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में एक एक करके ये एक्सप्लेन कर देना है। तो एनालिसिस इस तरीके से होगा, यू विल बी राइटिंग द पैराग्राफ, द रिपोर्ट about this analysis of this particular pie chart on your